नमस्कार, स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम अपने जीवन का तभी पूरा आनंद उठा सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौते में गंगा, ऐसी बहुत सी कहावतें हैं, पर इन सभी का मतलब है हमारे मस्तिष्क से, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। तभी तक अनेक बीमारियों पर अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे स्वस्थ किसान में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये बातें होंगी दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों की, याददाश्त के कमजोर होने की, भय लगने की और डिप्रेशन की। हम इसके लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में भी देश के 2 बड़े मनोचिकित्सक से बात करेंगे। यदि आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आज का विषय आप जान लें, मानसिक रोग के लक्षण, कारण और उपचार। मानसिक रोग के लक्षण, कारण और उपचार आज का ये विषय है, और इसके लिए आपके सामने हम 2 टोल फ्री नंबर अभी फ्लैश करने वाले हैं, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप हमारे नंबर नोट कर लें, 1800-113060, 1800-113061। तो दोनों ही टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। तो फिर सोचना क्या है, आप हमें फ़ोन करें और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ देश के 2 बड़े मनोचिकित्सक मौजूद हैं। डॉक्टर निमेश जी देसाई जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। आप मनोचिकित्सक और ह्यूमन बिहेवियर अलाइड साइंसेज में निदेशक हैं। डॉक्टर देसाई जी, आज बात करेंगे कैसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है, इस पर बात करेंगे और आपके कॉल्स भी लेंगे। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर। आप एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में मनोचिकित्सक हैं, तो जाहिर है आप दोनों ही मानसिक रोग के जाने माने डॉक्टर्स हैं। बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कुदरत के कंप्यूटर यानी मस्तिष्क पर। क्या करें, कैसे कहें, कौन सुनेगा मेरी बात, समझेगा कौन, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, उफ, दर्द है मेरा, अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आवाजें हैं हम सब की। काम का बोझ, अधिक तनाव, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता या किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक हैं जो मानसिक समस्या का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा याददाश्त का कमजोर होना, भय लगना, अवसाद जैसी शिकायतें भी कहीं न कहीं मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अक्सर लोग मानसिक रोगी को पहचान नहीं पाते या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। मानसिक रोगी की उपेक्षा की बात हो या फिर भेदभाव की, रोगी को समाज में कलंक की तरह देखा जाता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, हिचकिचाहट, जागरूकता की कमी या फिर ये सोचना कि साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास गए तो शादी ब्याह टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी। बता दें कि हमारे मस्तिष्क का हमारे दिल की सेहत पर सीधा असर पड़ता है, यानी अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका दिल भी बेहतर काम करेगा, और यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो इसका खामियाजा आपके दिल को ही भुगतना पड़ेगा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना और अवसाद से जूझ रहे लोगों को स्ट्रोक या दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का तो कहना है कि जब कोई व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाए, उसकी भावनाएं और व्यवहार कुछ अलग तरीके की हो, तो ऐसी हालत में वो दिमागी तौर पर बीमार होता है। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के कामकाज करने में भी मुश्किल होती है, और ऐसा होता है मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण। तब इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि कारणों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण के अलावा ये बीमारी आनुवांशिक भी हो सकते हैं। अपने में खोए रहने वाले, चुप रहने वाले, कम दोस्ती करने वाले लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया अधिक होता है। ये बीमारी कुछ दवाओं, रासायनिक तत्वों, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से भी हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, अवसाद, मंदबुद्धि होना
मिर्गी इत्यादि रोग उन लोगों में ज्यादा मिलते हैं जिनके परिवार में इसका कोई इतिहास होता है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ती है परिवार में मरीजों की सही देखभाल और सही डॉक्टर मदद की। गौरतलब है कि पार्किंसंस डिजीज मस्तिष्क में मौजूद वाइटल नर्व सेल को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे हमारा खुद अपने ऊपर वश नहीं चलता। इसी तरह अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही है। अवसाद के दौरान भी हमारा खुद पर वश नहीं चलता। खुद में कुछ अलग अनुभव करना या फिर ज्यादा चिड़चिड़े हो जाना आदि इसके शुरुआती लक्षणों में से गिने जा सकते हैं। इसी तरह हंटिंगटन्स डिजीज के तहत मरीज की सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि अब मेंटल हेल्थ केयर बिल 2016 संसद में पास हो चुका है। इसके साथ ही अब मानसिक तौर पर बीमार लोगों के इलाज और उनके सेवाओं की बेहतर व्यवस्था भी की गई है ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो सके। कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि बदलती जीवन शैली ही अवसाद के बढ़ने की वजह है तो गलत नहीं होगा। इसलिए जरूरत है पर्याप्त शारीरिक श्रम करने की, रेगुलर एक्सरसाइज करने की और सबसे ज्यादा जरूरत है भावनात्मक सुरक्षा की। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप जागरूक रहें। मानसिक समस्या के होने पर न संकोच करें, न शर्माएं, न छुपाएं, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो भी आपने रिपोर्ट देखी और ज़रूरत है जागरूकता के साथ मन और दिमाग को स्वस्थ रखने की। बहरहाल बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर देसाई मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि अभी रिपोर्ट भी हमने दिखाई और बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की, लेकिन एक बात और भी निकल कर आई कि हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमें बीमारी है। शरीर तो बीमार होता है, इसके लिए हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब कोई मानसिक समस्या होती है तो इसे कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं और 90% ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे स्टोरी में भी कहा गया और आप अभी फरमा रही हैं, समस्या ये है कि मानव जाति में हमेशा ये सोच थोड़ी सी मुश्किल रही है कि मन से संबंधित या मानसिक रोग को कैसे स्वीकार किया जाए। जी जी। हमें आसानी होती है हाथ पैर में या पेट में कहीं पे चोट लग गई, बीमारी हो गई तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। शारीरिक बीमारियों को स्वीकार करना इंसान के लिए हमेशा आसान रहा है, मानसिक बीमारियों को स्वीकार करना मुश्किल रहा है। इसलिए भी कि 200 साल 250 साल पहले तक इसको बीमारी के रूप में विज्ञान भी नहीं समझता था। विज्ञान का विकास भी पिछले 100-150 साल की बात है। तो समाज सिर्फ जिन व्यक्तियों को मानसिक बीमारी होती थी उनको मेंटल हॉस्पिटल में दूर रख देता था समाज को सेफ रखने के लिए। जी। वैज्ञानिक सोच जैसे बढ़ी है, समझ बढ़ी है, विकास हुआ, तब हम समझ पाए कि जैसे शरीर की बीमारी होती है वैसे मस्तिष्क में कुछ रासायनिक पदार्थ बदलने से मानसिक बीमारी हो सकती है। तो उसमें हो सकता है विचारों का हेरफेर हो, भावनाओं में बदलाव हो, हमारे बर्ताव में कुछ चेंज आ जाए। तो जैसे जैसे लीवर या हार्ट या किडनी के लक्षण अलग अलग होंगे, उसी प्रकार मानसिक बीमारी के लक्षण अलग बीमारी के अलग अलग होंगे। जी जी बिल्कुल, और इसे समझना बहुत जरूरी है और समझने के साथ ही साथ इसे स्वीकार मानना जरूरी है, स्वीकार करना। तभी जब तक आप समस्या को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और ये जो बीमारी है ये और विकराल रूप ले सकती है। डॉक्टर सागर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आमतौर पर माना ही जाता है कि भाई भाग दौड़ भरी जिंदगी, जो दबाव होते हैं कई तरह की, वो शहरों की आदत होती है, शहरों के लोगों की लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गांव में भी जो हमारे किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं और कहते हैं जो प्रकृति के करीब रहता है वो आमतौर पर मानसिक रूप से बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, लेकिन गांव में भी हम देख रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। वहाँ पर भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन शायद जागरूकता नहीं है इसको लेकर। नहीं, सही कहा आपने। जैसे ये भी ये एविडेंस है इसके बारे में, जो शोध हुआ है कि शहरों में इसकी जो नंबर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो गाँवों में या रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ये जो स्टैंडर्ड ये जो है डिस्कशन है, लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि कुछ दौर से इसमें बदलाव आया है। अब बदलाव भी इसलिए भी है
कि बहुत सारा जो लोग गांवों में थे वो सब शहरों में आए हैं। जी जी। और उसमें भी बहुत बदलाव है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारा समाज भी बदल रहा है। और अब ऐसा नहीं है कि जो गांव में जो व्यक्ति रहता है उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता, जी जी। उसके अलग तरह के स्ट्रेस हैं। अब हो सकता है शहर में एक स्ट्रेस है कि चलो मुझे जब पहुंचना है, सड़कों में ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ और तरह के स्ट्रेस हैं, वो और चीज़ों से जूझते हैं। और चाहे वो अब समस्या अपनी है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये है कि जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो शायद गांवों में इतनी ज़्यादा नहीं है, सक्षम नहीं है, शहरों में है, लेकिन उनको ये लगेगा कि ये भी स्ट्रेस है कि मैं कैसे पहुंचूंगा, इलाज कैसे कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो गांवों में रह रहा है, रूरल एरियाज में है, उनके स्ट्रेस अलग किस्म के हैं। और वो स्ट्रेस हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस हो या सोशल रिलेटेड हो या उनके अपने हो या बीमारी से रिलेटेड हो, तो वो सब भी हैं। और ये भी समझना जरूरी है, नॉट ओनली स्ट्रेस, ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एक बफर था जो समाज में जो एक तरह का ये कहते थे कि किसी चीज से आप जो है वो भी टूट रहा है। जैसे पहले तो ये था कि आप सम्मिलित रहते थे, बिल्कुल न्यूक्लियर जो एक परिवार होने लगे हैं, गांवों इसका में भी भी चेंज हो रही हैं। जी। दिल्ली से एक कॉलर है रिंकू, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी रिंकू जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। गुड इवनिंग, बताइए सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल ये है कि मैम मैं सोचता रहता हूँ बिना मतलब, पता नहीं क्यों मैं इससे दूर निकलना चाहता हूँ, फिर भी मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। रिंकू जी, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? मेरी उम्र ऐसे होगी 27 के आसपास। अच्छा, और किस बारे में सोचते हैं? कुछ भी हलचल दिमाग में चलती रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा, पता नहीं क्या क्या बारे में। रात भर नींद नहीं आती। अगर मान लो मैं कोई भी घर वाले कहते हैं कि तू काम ये करता है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो मैं सोचता हूँ क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी जिंदगी भर तक? ये आप कुछ बात के बारे में सर। जी बिल्कुल रिंकू जी। जी अंजू जी, रिंकू जो कह रहे हैं वो रिंकू और बाकी हमारे दर्शकों को एक उदाहरण अच्छा है। अगर इनको रिंकू को खुद एहसास है कि मेरी सोच मेरे कंट्रोल के बाहर हो रही है, तो ये महत्व रखता है। और दूसरा, सोच अपने कंट्रोल से बाहर हो रही है, उसके कारण इनको परेशानी हो रही है रोजाना जीवन में। तो ये दो मुद्दे हैं जिनके कारण प्राथमिक रूप से ये मानना मुनासिब होगा कि इनको कंसल्टेशन की, किसी से सलाह करने की जरूरत है। हम इस निष्कर्ष पर टीवी पे नहीं पहुंच सकते कि इनको मानसिक बीमारी है या इलाज की जरूरत है। ये निष्कर्ष जल्दी कर देना होगा, लेकिन पूरी संभावना है कि इनको मदद की जरूरत है दो मुद्दों के कारण। एक बार फिर कहूंगा, इनको एहसास है कि मेरी सोच मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। जी। और उस एहसास के, उस सोच के कंट्रोल के बाहर होने से जीवन में परेशानी हो रही है। तो पूरी समझदार रिंकू, आपकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा। कोशिश ये करें कि किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सलाह करें और जैसे इलाज बताया जाए, हल बताया जाए, वो करें। जी बिल्कुल। और लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि परिवार की तरफ से भी बहुत दबाव है। तो हमारे जो दर्शक अभी सुन रहे हैं, अगर उनके परिवार में भी ऐसी चीजें हैं, तो परिवार की जो कोशिश होती है, जो सपोर्ट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जी, दिलखुश है एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, या फिर जी आप कुछ कहना कह रहे थे ना परिवार का, उसमें ये हो गया जो जैसे डॉक्टर राजेश सागर सही कह रहे थे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शहरीकरण गांव में भी हो गया है, कस्बों में भी हो गया है। तो प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन और सफलता की जरूरत, ये हर परिवार में है। तो हर यंग बच्चे को और यंग एडल्ट को परिवार की तरफ से दबाव रहता है कि भाई तूने सफल होना, सबने नंबर 1 पाना, सबने सफल होना है। तो ये जो कंपटीशन का प्रेशर है दूसरे कारणों के साथ साथ, ये बड़ा असर कर जाता है। जी डॉक्टर सागर, जैसे कि अभी रिंकू हमारे कॉलर थे, इन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को यहाँ पर साझा किया, तो यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर देसाई ने कहा कि अभी इतने कम जानकारी से हम ये नहीं बता सकते हैं कि दरअसल ये मानसिक बीमारी है या नहीं। तो अब हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि मानसिक विकार या मानसिक रोग जिन्हें हम कहते हैं, दरअसल वो हैं क्या, कैसे उन्हें समझें कि हाँ ये मानसिक बीमारी है। नहीं, पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना, जब हम इसको, जैसे हम मेंटल हेल्थ की परिभाषा अगर हम कहें, तो इट्स अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कि मैं अपने आप से कितना खुश हूँ। और उसके साथ साथ ये ज़रूरी है समझना कि कोई भी स्ट्रेस है उससे मैं लड़ सकता हूँ, मैं समाज को फ्रूटफुली अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और ज़रूरी है ये समझ, और अच्छी तरह से काम करना या पढ़ना,
तो ये जो है ये मेंटल हेल्थ की परिभाषा में आता है। और जो भी व्यक्ति ये समझ लें कि वो अपने आप से खुश नहीं है, जो उसके अंदर वेलबींग नहीं है, और तो हो सकता है उसको परेशानी हो। जैसे प्रोफेसर देसाई ने बताया कि हम ये कहते हैं मानसिक बीमारी वो तब है जब उसमें या तो सोचने की क्षमता या उसको इमोशंस या फीलिंग उसमें में कुछ बदलाव आना, या उसके व्यवहार में बदलाव आना, या कुछ हम कहते हैं जो ब्रेन रिलेटेड कि जिसके स्टोरी में भी आपने बताया तो वो भी संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर समस्या है तो कह सकते हैं कि मानसिक बीमारी है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ लक्षण ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ ये देखना मतलब मानसिक बीमारी के लिए ये भी है कि उसके अंदर डिस्फंक्शन होता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति पहले बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, वो बंद हो गया, काम पे जाना उसका कम हो गया, बंद हो गया, रुचि कम हो गई, स्कूल में जाना उसका बंद हो गया। तो कहने का मतलब डिस्फंक्शन हो या उससे अपने आप से कष्ट हो, डिस्ट्रेस हो, जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, या डिस्फंक्शन हो, या कोई डिसेबिलिटी हो, है ना, तो तब जाकर तो लक्षण ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ और भी चीजें जरूरी हैं एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए। एक कॉलर है पारसमल है जिन्होंने राजस्थान के अजमेर से हमें कॉल किया है। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार पारसमल जी, बताइए क्या सवाल है। मैडम मेरे को इसे कुछ, हाँ मैडम जी अपना सवाल बताएं। सर मैं कुछ भी कोई मेरे को बोल रहे, इतना गुस्सा आता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती है इसे। जी अच्छा पारसमल जी, ये बताइए आपकी एज कितनी है और काम क्या करते हैं आप। मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं ऑटो पर, और उम्र मेरी 33-40 के लगभग है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं इनसे। गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन है, और इन्होंने एक और समस्या बताई, चीजें भूलने लगे, याददाश्त में समस्या आ रही है। अब संभव है, वही कहा जाएगा, अवसाद की बीमारी हो, कोई सामाजिक पारिवारिक कारण हो, तनाव की तकलीफ हो। हम लोग मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा में थोड़ा अलग करते हैं तनाव एंजाइटी की बीमारी को और अवसाद डिप्रेशन की बीमारी को। हम आम समाज में तनाव और अवसाद को, डिप्रेशन को एक साथ गिन लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ब्रेन फंक्शनिंग में, मस्तिष्क के वर्किंग में और मानसिक बीमारियों के इलाज में दोनों का फर्क करना थोड़ा जरूरी है। तो हो सकता है इनको समस्याएं हैं रोजाना जीवन की, इसके कारण एंजाइटी की, तनाव की बीमारी है या अवसाद की बीमारी के लक्षण हो। जी योगेश है एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो योगेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ सर, हाँ मैडम सुन पा रहा हूँ मैं। जी बताएं, सवाल बताएं। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आनुवांशिक जो मानसिक रोग होता है और उससे किस प्रकार बचा जा सकता है। उनसे कैसे बचा जा सकता है। अनुवांशिक जो रोग है, हालांकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि अनुवांशिक है। जैसे अनुवांशिक रूप से जो चलता आता है मानसिक रोग, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है इनका सवाल यह है कि अनुवांशिक अगर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। मुद्दा बहुत अच्छा, बहुत पहना और अच्छा मुद्दा है। डॉक्टर राजेश अगर हम दोनों मुझे लगता है मानेंगे माफ करें, शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, अनुवांशिक ट्रांसमिशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, बीमारी का नहीं, बीमारी होने की संभावना। तो अगर मेरे परिवार में 2 या 4 व्यक्तियों को डायबिटीज है या डिप्रेशन की बीमारी है, तो मुझमें या मेरे भाई व बहनों में संभावना ज्यादा है आम जनता के मुकाबले। संभावना ट्रांसमिट होती है, नॉट दी बीमारी। तो उस संभावना से, जीवन शैली से और बचाव करके प्रोटेक्शन अपने आप को किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज का, वही डिप्रेशन का या स्किज़ोफ्रेनिया का है। पूरी तरह नहीं, लेकिन आंशिक रूप से बचाव किया जा सकता है ना। क्यों सर, डायबिटीज और डिप्रेशन का नहीं, बहुत जरूरी, ये बताना बहुत जरूरी है। बाकी दर्शक भी सुन रहे हैं इस बात को कि अक्सर हम ये सोच लेते हैं परिवार में किसी को है तो ये मुझे भी हो जाएगा। वो अक्सर पूछते हैं ऐसा कि मुझे है तो क्या ये बीमारी मेरे बच्चों को भी आ जाएगी। तो ये बहुत चिंता करते हैं। जरूर बताना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर देसाई ने बताया, ये जरूरी नहीं है, वो उसका रिस्क होता है, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार में है तो आपका रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू फैमिली जहाँ पे नहीं है ये। लेकिन ये है कि कुछ चीजें आजकल हैं जहाँ पे, जैसे डायबिटीज में भी कहते हैं, इवन डिप्रेशन में भी, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपने आप को, आप सोशलाइजेशन आपकी अच्छी रहे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं दिलखुश है कॉलर, उनसे बात करूं, उसके बाद मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि चलिए इन्होंने अनुवांशिक बात कही, लेकिन जैसे किसी को जन्म के साथ ही जन्मजात जो समस्याएं होती हैं वो अलग, वो उस पर भी मैं बात करूंगी। मैं हमारे साथ दिलखुश है एक कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो दिलखुश जी, क्या सुन पा रहे हैं मुझे।
हेलो हेलो। हेलो जी। मैडम मैं कोई पूछ रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी। दिलखुशी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हेलो। जी हाँ, बताएं, आप अपना प्रश्न बताएं। मैं इससे बोल रहा था कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे को क्या बात में गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा आता है बहुत? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं तो आप? इस गुस्से को और तनाव को कम करने के लिए कोई टिप्स बताओ ना। अच्छा, अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मैं 22 साल का हो गया। 22 साल के। चलिए, नाम तो आपका दिलखुश है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। जी, और ये मानते भी है कि गुस्सा आता है इन्हें। जी डॉक्टर साहब। नहीं, अच्छी बात है कि इन्होंने चर्चा की कि मुझे गुस्सा आता है और ये मान रहे हैं इस बात को। लेकिन और एक और शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, तनाव का, कि मुझे तनाव भी होता है। हाँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको तनाव होता है, तो उसमें गुस्सा भी एक प्रकार का इमोशन है, वो आ सकता है। और ये देखा गया है कि गुस्से जो है स्ट्रेस में जो व्यक्ति होता है आता है। देखिए, इसका जैसे उन्होंने बताया टिप्स क्या है। टिप्स में ये जरूरी है समझना कि उसके कारण देखें, या तो पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं या उनको कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो उसको समझें कि उसमें क्या कारण हो सकते हैं, अपने आप में एनालाइज करें, अपने आप में सोचें। और अगर नहीं है तो परिवार एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, या आपके दोस्त हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो इंसान अपने आप से उसको समझे तो काफ़ी हद तक उस पर समाधान भी पा सकता है। लेकिन अगर उनको लगता है कि जैसे तनाव उन्होंने शब्द किया है कि या तो एंजाइटी है या और कोई अवसाद की प्रॉब्लम ना हो, या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पढ़ाई को लेकर, क्यों इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्यों हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस या मानसिक दबाव ले लेते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जो भी कॉलर है सब कम उम्र के हैं, तो एक एग्जाम को लेकर के भी बहुत एक एंग्जाइटी भी रहती है, और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी रहता है। और एग्जाम के दौरान यानी परीक्षा के दौरान भी बहुत ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं। तो आखिर क्या हमारे बच्चों को भी ये समस्याएं घेरती जा रही हैं? इस पर हम छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान, और आज हम आपके दिमाग की बात कर रहे हैं, मानसिक समस्या, मानसिक बीमारियां, जिन्हें हम बीमारियां मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। और ऐसे में होता यह है कि ये समस्या और गंभीर हो जाती है। तो इसीलिए आज इस विषय को हमने शामिल किया है, और साथ ही साथ हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बता रहे हैं कि क्या इसके लक्षण है, कैसे इससे बचाव हो सकता है, और सबसे पहले ये कि इसे मानना, इसे स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। चर्चा को आगे बढ़ा, जैसे कि डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो भी बहुत दबाव में रहते हैं, एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। उस वक्त उनको बहुत, कई बार तो डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। इतनी मेहनत करके भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वो, और जब समय आता है जवाब लिखने का तो भूल जाते हैं। तो ये क्या है? सफल होना आज के वक्त में करीब करीब अनिवार्य हो गया है। जैसे मैं पहले कह रहा था, 50 या 60 बच्चों के क्लास में हर एक बच्चे के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो नंबर 1 रैंक ले आए। अब ये तो संभव है नहीं। कोई नंबर 3 आएगा, कोई नंबर 7 पे होगा, कोई 30 पे होगा, कोई 50 पे होगा। तो एक वक्त में, शायद हम अच्छी तरह से नहीं जानते, पुरानी पीढ़ी समझती है, एक वक्त में जीवन की सच्चाइयों को आसानी से स्वीकार करने की जो तैयारी और क्षमता थी, वो हमारे आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत कम हो गई है, करीब करीब 0 हो गई जी। तो हर एक को सफल होना है, हर एक को बड़ी गाड़ी चाहिए, हर एक को बड़ी कोठी चाहिए, तो ये तो होता नहीं। जीवन में सफल होना, न सफल होना या विफल होना, ये सच्चाइयां हैं जी। तो इन सच्चाइयों के लिए हमें बचपन से, किशोरावस्था से नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। बदनसीबी से हम सामाजिक ढांचे से और हमारी जिस दिशा में विकास की धारा चल पड़ी है, जिसे विकास मानते हैं, ये एग्जैक्टली। तो हम नई पीढ़ी को इस दिशा में तैयार नहीं कर रहे हैं जी। बल्कि मैं ये सच में कहूंगा कि हम पुरानी पीढ़ियों की ये शायद थोड़ी सी त्रुटि है कि हम नई पीढ़ी को इस दिशा में तैयार नहीं कर रहे हैं
कि जीवन की अनिश्चितताएं, जीवन की जो असफलताएं या विफलताएं हैं, उनको भी उतना ही आसानी से साथ लेके चल सके जितना सफलता को। जी जी। लेकिन डॉक्टर सागर, कामयाब होना तो हर किसी की इच्छा होती है और ये इच्छा होना भी एक जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही जरूरी कहा। है। जी। देखिए जरूरी है समझना, क्योंकि लेकिन क्योंकि स्ट्रेस ना आए इसके लिए क्या जरूरी करें? है इसको समझना। जैसे हमारी क्लिनिक है, उसमें भी दो तरह की समस्याएं जो ज़्यादा आती हैं। एक तो है कि जो चर्चा कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जी। क्योंकि पेरेंट्स बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है या इसको दिक्कत है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक तो और दूसरा जो एंगर से रिलेटेड या बिहेवियर से रिलेटेड, जी जी। क्या हो गया है कि जो अंक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिक्सेशन होता है कि इसके अंक नंबर कितने हैं, जी, जी। कितने आए हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि हर बच्चा यूनिक है, हर एक जो यंग जो स्टूडेंट है वो यूनिक है। हो सकता है पढ़ने में ना हो, बट उसमें क्षमता किसी और चीज़ की हो। जी, जी, जी। तो ये ज़रूरी है समझना एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, कि उसकी क्षमता क्या है, उसके जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, और उसी के ज़रिए उसको अगर आप उसके कॉन्फिडेंस को जगाएंगे, तो जरूरी नहीं वो पढ़ना ही जी, सब जी। कुछ है, वो नंबर ही है, बट वो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो उसकी क्षमता के अनुसार वो आगे बढ़ बिल्कुल। सकता और है। जैसे भाई जैसे कहा गया, लता मंगेशकर से लेके अमिताभ बच्चन से लेके सचिन तेंदुलकर को अगर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते उनके पेरेंट्स, तो क्या होता? जी जी बिल्कुल। और हमारे जो अभिभावक हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कई बार होता ही है कि जो बच्चे मस्त रहते हैं उनके माँ बाप को ये चिंता होती है कि इसे चिंता नहीं है। यहाँ इतना कहना चाहूंगा, हर एक, जैसे हम दोनों कह रहे हैं, हर एक विचार, हर एक भावनात्मक अनुभव मुनासिब ढांचे में होना होगा। जी। तो जरूरत से ज्यादा बेफिक्र होना भी जाहिर है फिक्र जी, की जी, बात जी। है, बहुत तनाव होना भी वो भी फिक्र की बात बात है। है। जी। है ना? लेकिन जरूरी है इस बात को समझना, जो कि ट्रेंड है आजकल, और अभिभावक नहीं, हम तो कहेंगे कि पेरेंट्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। आज के दौर में देखा गया है कि पेरेंट्स, खासकर मदर, ज्यादा एंग्शियस होती हैं एज कम्पेयर टू स्टूडेंट। अगर एग्जाम स्टूडेंट दे रहा होगा, हमने देखा 10 गुना ज्यादा मदर को एंजाइटी होती है। समझना चाहिए वो उससे 10 गुना ज्यादा उस बच्चे में भी आएगी। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी, जी। और ऐसी स्थिति और कहीं के ना अंदर कहीं इस दबाव की वजह से भी बच्चे जो हैं अवसाद के शिकार हो रहे हैं, ऐसी बहुत चीजें भी ज्यादा। देखने को मिली है। एक और कॉलर है राजस्थान से, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या समस्या है? हाँ, समस्या ये है साहब, जैसे मैं दूसरों की तकलीफ खुद पर ले लेता हूँ। जैसे बच्चे पिछले दिनों में बोरिंग में गिर गए थे, समझ रहे मेरी बात को? शर्मा साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से अपनी बात रखिएगा। हेलो जी। हाँ जी, जैसे मैं कोई भी रास्ते निकल रहा हूँ, तो कोई पक्षी है जो पेड़ पर फंस रहा है, तो उसको देख के मेरे को बेचैनी हो जाती है, जल्दी से निकले। और वो पक्षी निकलते मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ। जब तक नहीं निकलता, जब तक मेरे बहुत से बेचैनी हो जाती है। जी। जितना सुनाई दिया, समझ आया, उसे लगता है कि बेचैनी इन्हें महसूस होती है हाँ, दूसरों को बेचैनी देखकर है, और शायद। कुछ खास चीजों से, हाँ जी, हाँ जी। सड़क पे या कुछ खास सिचुएशन जी, से, जी। है ना, कुछ खास परिस्थितियों से। तो ये भी है, एक मानसिक बीमारी होती है। दोनों, फोबिया और ऑब्सेशन, जो तनाव और डिप्रेशन से अलग है। किसी खास परिस्थिति में, किसी खास चीज से हमें परेशानी ज्यादा बढ़ती है ना। तो ये संभव है इनको इस प्रकार की बीमारी हो। बार बार वही चीज कहना शायद थोड़ा हमारे दर्शकों को अजीब लगे, लेकिन रूबरू होके किसी के साथ मिलके परामर्श करना, सलाह करना अच्छा कोई होगा। उसमें बुराई नहीं है, बिल्कुल। और डॉक्टर सागर, जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि हमें 20-20 साल पुरानी बातें याद रहती है, और कई बार होता है कि तुरंत की बात हम भूल जाते हैं, और सामने से जो कोई होता है कहते हैं सठिया गए क्या, तो ये क्या होता है? नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने, और ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। ये बात सही है कि जिनको प्रॉब्लम होती है, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, उसमें हो सकता है कि पुरानी बातें याद हों, लेकिन नई चीज़ें भूल जाते हैं, और ये समस्या है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है सभी दर्शकों को कि अगर भूलने लगे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी ब्रेन की बीमारी हो गई या डिमेंशिया हो गया है। बहुत सारे व्यक्तियों को भूलना इसलिए भी होता है क्योंकि एंजाइटी की वजह से, तनाव की वजह से भूल जाते हैं। उसका सिंपल तरीका ये इसलिए भूल जाते हैं, अगर उसका कारण जाने। क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, तभी आप जब मैं कहूँ कि मैंने क्या कहा बताइए, तो अगर आपने अटेंशन नहीं दिया होगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे, आप उसको रिट्रीव ही नहीं कर पाएंगे।
तो क्या होता है कि अक्सर हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम चीज़ों पर जब ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे हम कई कहते हैं कि नहीं मैंने चाबी कहाँ रखी है मैं भूल गया, या उन्हें लगता है मुझे तो भूलने की बीमारी हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, कहीं मुझे बहुत बड़ी डिमेंशिया ना हो जाए ये। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया या आप एंशियस थे, क्योंकि एंजाइटी में अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, तो आपको ऐसा फिर जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है मैं भूल गया। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, और हो सकता है सिंपल एंजाइटी हो, और उसको समझ, क्योंकि जब तनाव में है तो भी ऐसा हो सकता है। और ये बात सही है कि ऐसे जब स्थिति में पुरानी चीजें याद रहती हैं तो कभी ये ना सोचें कि तो अगर पुरानी चीजें याद हैं तो इसका मतलब है ये बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, मुकेश हमारे साथ एक कॉलर है महाराष्ट्र से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो मैडम। जी नमस्कार मुकेश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ मैडम, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ कि सर मैडम कि मुझे थोड़ा घबराहट जैसा पैदा होता है, मतलब बॉडी में, मैं खाना खाता हूँ सर, मुझे ना उल्टी जैसा महसूस होता है सर मैडम। अच्छा, घबराहट होती है जी? हाँ मैडम, हर टाइम मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मतलब कभी कभी सर थोड़ी थोड़ी बातों में मुझे बेचैनी महसूस होने लग जाती है मैडम। जी जी, तो आप इसकी कोई दवा ले रहे हैं जैसे अभी आपने बताया? हाँ मैडम मैं वैसा एक दवाई ले रहा हूँ सर मैडम। मैं एक एम्बुलेंस नाम की एक दवाई है मैडम, तो वो लेता हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है मैम। जी 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 डॉक्टर साहब, शायद ये केस जो है एक मुद्दा हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए अच्छा है। जैसे हमने शुरू से कहा है, सब में शारीरिक और मानसिक तकलीफ या स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है जी। ये जो खाने से संबंधित अपने उल्टी की भावना की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह संभव है कि पेट की बीमारी से या कुछ तकलीफ से संबंधित है। साथ साथ तनाव की या एंजाइटी की भी इनको समस्या जरूर होगी, ये अक्सर जुड़ा हुआ पाया गया। और इसीलिए मेडिकल डॉक्टर और मनोविज्ञान के डॉक्टरों को मिलके इलाज करना बेहतर होगा। हम ये गलतफहमी न करें कि जैसे दो धाराएं शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य की दो अलग अलग चलती हैं। बिल्कुल जी जी। तो कई बार एक व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आएगा जुड़ के। तो इनके केस से मुझे लगता है ये बड़ा अच्छे से साबित हो सकता है कि इनको शायद जरूरत पड़ेगी दोनों चीजों की जी। और ये बताना जरूरी है सभी दर्शकों को कि जैसे चर्चा कर रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, हार्ट का हुआ, ये देखा गया है कि 30 से 40% उनको मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। जी जी जी। तो ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी अपने आप में रिस्क फैक्टर है। इवन जिनको कैंसर होता है तो इन सब में उसके भी कई कारण है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो व्यक्ति डॉक्टर्स के इलाज करा रहे हैं अपनी मेडिकल बीमारियों का, तो ये ना सोचें कि उनको मानसिक बीमारियां नहीं हो सकती, उनमें ज्यादा पाई जाती हैं। और मुद्दे की बात बहुत जरूरी समझना ये है कि अगर हम मानसिक बीमारी का इलाज करते हैं तो उसका जो आउटकम है वो बेहतर हो जाता है। कहने का मतलब है, उदाहरण के तौर पे मैं फिर डायबिटीज का लेकर आऊंगा कि जिन व्यक्ति को डायबिटीज भी है और डिप्रेशन भी है, और ये इसको समझना जरूरी है कि जब जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसमें वो हो सकता है कि बाकी चीजें भूल जाता हो, दवाई लेना भूल जाता हो, तो वो चीज जो है कंट्रोल हो सकती है। कि इसलिए डिप्रेशन का इलाज भी जरूरी है अगर उसको शारीरिक बीमारी है। ये मुद्दा हर एक बड़ी जो आम बीमारी है सब पे लागू होता है, जो डॉक्टर राजेश सागर कह रहे हैं। जैसे मैं बिल्कुल सही कहा, शक्कर की बीमारी, डायबिटीज, हार्ट अटैक हो, दमे की तकलीफ हो, जोड़ों का दर्द हो, पेट की तकलीफ हो, तो जो भी बड़ी बड़ी आम शारीरिक बीमारियां हैं वो अगर लंबे अरसे की है तो उसमें साथ मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना शारीरिक बीमारी के लिए अच्छा है। तो जो तनाव होता है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से शारीरिक जो हम समस्याओं की बात कर रहे हैं उसके चलते तनाव है, या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन की कुछ जो कठिनाइयां हैं उसके चलते तनाव है, इसका हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? जी डॉक्टर साहब। जी जी, देखिए प्रभाव तो कई तरह से पड़ सकता है। अब जैसे ब्रेन में अगर हम कहें कि हमारा जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उस पे प्रभाव पड़ता है, और ब्रेन केमिकल चेंजेस होते हैं, और ये क्योंकि इसलिए हम कहते हैं रासायनिक जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इन सब से और इसीलिए क्योंकि अक्सर व्यक्ति हमसे पूछते हैं भाई दवा हम क्यों दे रहे हैं, दवा का कारण क्या है देने का, तो इसलिए दी जाती है कि ये जो चेंजेस है होते हैं उसको हम कैसे उसको बैलेंस कर सकें, और यही कारण है।
और ये सारे जो चेंजेस हैं वो ब्रेन में होते हैं और उसी की वजह से दवा से वो करेक्ट होती है। जी डॉक्टर देसाई, एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि जिसे मानसिक बीमारी जिसे हम कह रहे हैं कि डिप्रेशन वगैरह, जिसे अगर ये समस्या हो जाती है तो एक तरीके से उसे समाज से भी अलग कर दिया जाता है। लोग उसे आम नहीं समझते, अपने से अलग समझते हैं और कई बार तो ये होता है कि मान लिया जाता है कि पागल है, यानी कुछ भी समस्या अगर दिमाग से जुड़ी हुई है उससे पागलपन मान लिया जाता है। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है इसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत जरूरी है और इसके दो मोटे से पहलू उभर के सामने आते हैं मुझे इस क्षण। जैसे आप कह रही हैं, जिनको गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे आपकी स्टोरी में शुरू में कहा गया स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, मेनिया, ऐसे वाले, इसमें समाज अक्सर उन बीमार स्थितियों को पागलपन का नाम देके गलत तरीके से तिरस्कृत करती है। जी बिल्कुल। तो ये गलत है, ये मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है, सामाजिक रूप से गलत है, नैतिक रूप से गलत है। दूसरा ये भी होता है कि जो और आम बीमारियां हैं, तनाव की, डिप्रेशन की, अवसाद की, उसमें शायद पागलपन का लेबल कम लगता है, लेकिन चाहे गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, हम लोग समाज में, परिवार में ये कह देते हैं कि ये तो मानसिक रूप से कमजोर है, ये अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहा। और यहाँ तक कि झाड़ फूक भी करवाते हैं। हाँ जी। तो हमें वो भी नहीं करना है, न तो तिरस्कृत करना है, न उस व्यक्ति को किसी प्रकार से कम समझना है किसी और व्यक्ति के मुकाबले। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और अब 2017 के बाद भारतवर्ष में कानूनी रूप से किसी मानसिक रोगी को तिरस्कृत करना या उसके अगेंस्ट एटीट्यूड रखना या सोशल एक्शन होना कानूनी रूप से गलत होगा। बिल्कुल। जो नया एक्ट आ गया है, जी मैं चाहूंगी उस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बता दें हमारे जो दर्शक है। ऐसा हो गया है कि चूंकि जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कदम मानसिक रोगियों के साथ गलत बर्ताव और तिरस्कार समाज के द्वारा होता रहा है, कानून ने सभ्य समाज में जरूरी समझा है कानूनी प्राविधान करने का। पिछले 100-150 साल। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ केयर बिल 2017 का प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद गैजेट नोटिफाई हो गया, तो आज की तारीख में वो कानून बन गया। उसके नियम बनने बाकी है, लागू हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से मानसिक रोगियों की तरफ नेगेटिव भावना रखना, उनको तिरस्कृत करना या उनकी उल्लंघन करना उनके अधिकारों का ठीक नहीं होगा। एक और मुद्दा कहना चाहूंगा, दो मुद्दे अधिकारों का भी हम अक्सर देखते थे कि मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं हर एक रोगी को और उसके परिवार को मिल सके, ये भारत सरकार ने और पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने ये अधिकार ऑलरेडी दे दिया है। जी। तो अब सरकारों का और स्वयंसेवी संस्थाओं का, हम सबका फर्ज बन जाएगा कि हर एक व्यक्ति को जिसको मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है उसको सेवाएं मिले। और खुदकुशी की जो अटेम्प्ट होती थी इंडियन पिनल कोड में 309, अगर मैं अवसाद के कारण, बीमारी के कारण, डिप्रेशन की बीमारी के कारण सुसाइड की अटेम्प्ट करता था, तो पुराना एक कानून चल रहा था इंडियन पिनल कोड में कि अगर मैं बच गया तो मुझ पे कानूनी केस चलेगा। ये खत्म कर दिया नए एक्ट ने। तो इसके पीछे कारण यह है, हमारे दर्शक सारे आधा मिनट गौर करें तो समझेंगे, जो व्यक्ति खुदकुशी की कोशिश करता है वो 100% कॉन्फिडेंटली ये कहा जा सकता है कि वो परेशान है, इसलिए अपने जीवन का अंत करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी विडंबना रही हमारे समाज की और कुछ देशों की कि जो परेशान है उसको हम बच जाए तो और परेशान करते हैं लीगल केस डाल के। जी, बिल्कुल। और जो हम मेंटल हेल्थ केयर बिल की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब इसमें कुछ मोटी मोटी बातें भी हैं कि अभी तक ये हो जाता था कि अगर कोई मेंटली फिट नहीं है तो जो परिवार में संपत्ति का बंटवारा होता था उसमें भी कहीं ये सब भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब हमें जरूरत होगी डॉक्टर राजेश सागर, हम दोनों पॉलिसी मीटिंग्स में बैठते हैं, दिल्ली सरकार में, भारत सरकार में, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन समाज के हर अंग को जरूरत ये होगी कि इन अधिकारों का अब असर्शन किया जाए। जहां जहां इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनको कानूनी कोर्ट में लाया जाए। चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो स्कूल में दाखिले की बात हो, चाहे वो नौकरी मिलने की बात हो। जी। मतलब आप कोई भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं हो सकता मानसिक रोग के कारण। जी। और बहुत सारे डॉक्टर साहब कॉलर जो थे वो ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि वो दुखी रहते हैं, खुशी नहीं महसूस कर पाते हैं। तो इसे हम किस तरीके से समझे? और खुश तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन दुखी जो हो जाते हैं और लगातार ये एक आदत सी बन जाती है, इसके पीछे वजह क्या है? इससे पहले एक कॉलर है, कमल है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो मैम। हाँ जी जी, जी नमस्कार नमस्कार जी। जी बताएं बात अपनी सर मेरा बेटा है 4 साल का, हम्म। उसका नाम है रणवीर सिंह। जी। और मतलब कि उसको ना दौरे से उठते हैं, ठीक है, बेहोश हो जाता है और झटके भी आते हैं। अच्छा। कभी कभी तो ज्यादा आते हैं, कभी कभी कम आते दिन में। तो मतलब कि मुंह से झाग नहीं आती और हाथ फड़फड़ाते जैसे वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जी। तो कभी 15 मिनट का, कभी 10 मिनट का, फिर हम हॉस्पिटल में लेके भागते हैं। ठीक है और कमलदीप दवाई, जी, हाँ जी, दवाई पिला रहे वेलप्रीत और एक और दिखाती हूँ अभी भी दिखाती थी। कमलदीप जी ने जैसे बताया, जी, ये 4 साल का बहुत बच्चा जरूरी है समझना कि अगर हाँ ऐसा जी। बच्चा 4 साल का बताया, झटके आते हैं, झाग भी आता है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। और हो सकता है मृगी का दौरा हो, एपिलेप्सी हो, और तुरंत डॉक्टर के पास जाना लेकिन ये चाहिए। कहते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा सा आराम होता है, फिर वापस आ नहीं जाते हो सकता है, देखिए दवा इसकी लंबी होती है, 3 से 5 साल तक देनी होती है, कुछ टेस्ट कराने होते हैं, ब्रेन का चेकअप होता है, तो वो सब कराना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार दवा दी या खांसी बुखार की तरह दिया और इसका इलाज पूरा हो गया, ऐसा नहीं। रेगुलरली जाना होगा, रेगुलरली दवा लेनी होगी, रेगुलरली जांच करानी होगी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे व्यक्ति जो भी सुन रहे हों, अगर ऐसे दौरा आता है, खासकर इतने छोटे बच्चे को, तो जरूर उसका तो मेडिकल ये चेकअप मतलब सही होना समय चाहिए। भी है कि बिल्कुल इलाज के में बिल्कुल लग इसमें जाए। क्योंकि ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, ये मानना चाहिए, और इसको तुरंत सीरियसली जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी बात की कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनकी समस्या भी रहती है कि दुखी रहते हैं, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत दुखी रहना, जहाँ तक एबनॉर्मेलिटी है जो कि सामान्य नहीं है, वहीं बहुत ज़्यादा खुश भी रहना, बेवजह खुश भी रहना शायद सही नहीं माना जाता है। हर एक चीज़ की अपनी एक परिभाषा होती है, तो जब वो बात परिभाषा से अलग हो जाती है तो उसे कहीं ना कहीं हम सामान्य नहीं मानते। तो ये कैसे समझें इसे? नहीं, बहुत सही कहा आपने। देखिए लेकिन ये जरूर बता दें शुरू में, पॉजिटिव स्टेटमेंट ये देंगे कि हर व्यक्ति कहे मैं दुखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अवसाद है या डिप्रेशन है। ये समझ लें इस बात को सही तरीके से, क्योंकि अक्सर हम ये कह देते हैं मैं आज दुखी हूँ, मैं आज परेशान हूँ, या मैं तनाव में हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मानसिक बीमारी का लेबल हम देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब फिर सवाल आता है कि हम किसको देंगे फिर जो है, क्या है दुखी जो है या अवसाद क्या है। तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम है। अगर आप ये सोच लें कि ये है, तो हो सकता है कि उसको अवसाद या डिप्रेशन हो। मुख्य रूप से आपके सिम्टम्स हैं वो ये हो सकते हैं कि या तो आप दुखी हैं, या आपका काम में मन नहीं लग रहा है, या आपके अंदर बहुत टायर्डनेस है, थकावट है, या आपको लगता है मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। तो ये लक्षण हो, जरूरी नहीं है तीनों ही हो, इसमें से 2 काफ़ी हैं। और ये भी समझना, जो डिप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उदास होना ही है, क्योंकि हमारे समाज में कई व्यक्ति इसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और इसके अलावा नींद कम होना, या भूख कम लगना, या नेगेटिव विचार आना, अपने आप को हानि पहुँचाने के ख्याल आना, तो ये लक्षण हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये लक्षण ही नहीं काफ़ी है, उसके अलावा ये जो लक्षण है कम से कम 2 हफ्ते तक रहने चाहिए। 2 हफ्ते तक रहें, लगातार रहें, और दिन में ज़्यादातर रहें, और हर स्थिति में रहें। ऐसा नहीं घर में है, ऑफिस में नहीं है, ना। तो ये भी हो। और महत्वपूर्ण बात है कि इसकी वजह से आपका, जैसे हमने पहले चर्चा की, जिससे डिस्फंक्शन है, ऑफिस जाना बंद कर दिया, या रुचि नहीं है, या लोगों से मिलना आपने बंद कर दिया, डिस्फंक्शन है या डिस्ट्रेस है, तब ये कहेंगे कि ये बीमारी है या डिप्रेशन है, और इसका हो सकता है। और सबसे अहम बात ये है कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसका डायग्नोसिस बनाना भी बड़ा आसान है, कोई बड़े बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है, और इसको बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। जो व्यक्ति, बस सामने आना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है, दवा लेनी है, और दवा के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है। दवाओं पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये एक धारणा भी रहती है लोगों के मन में कि दिमाग की बीमारी मतलब नींद की गोली दे दी जाती है, और उसमें होता ये है कि पेशेंट दवा खाता है और वो उसे नींद आ जाती है, या फिर थोड़ा सा बेहतर महसूस करता है, कोई इलाज नहीं है, ऐसा भी लोगों का मानना है। इस पर भी मैं आऊँगी, और साथ ही साथ ये भी हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि महिलाएं जो बहुत आसानी से डिप्रेशन या अवसाद की शिकार हो जाती हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसमें हमारी महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहें स्वस्थ के साथ। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की और बहुत सारी बातें इस चर्चा में निकलकर सामने आई हैं और आशा करते हैं कि जो हमें दर्शक देख रहे हैं ज़रूर इन बातों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत आसानी से इसकी शिकार हो जाती हैं और एक हम आंकड़े भी देख रहे थे तो देखा सामने बात ये आई कि पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं इसके ज़्यादा शिकार हो रही हैं, उन्हें ज़्यादा आसानी से अवसाद हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? जो सामाजिक हमारे जो ताना बाना है या फिर जो उसमें महिलाओं से ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं, ये वजह है या फिर कहीं ना कहीं एक स्वभाव भी होता है, कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं? नहीं, सही कहा आपने। जैसे ये देखा गया है कि औरतों में ये जो इसकी समस्या ज़्यादा है, जैसे डिप्रेशन की बात करें 2 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। बट ये भी ज़रूरी समझना है कि जो हेल्प सीकिंग है वो रिवर्स है। कहने का मतलब है कि मेल्स में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो कहने का मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, मगर वो हेल्प लेने या डॉक्टर से या अपना चिकित्सा नहीं कराती हैं। ये भी चिंता का विषय है। अब जहाँ तक कारण की बात है, देखिए कारण बहुत हैं इसके, और क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ये, और ये देखा गया है कि फीमेल्स, यंग गर्ल्स या चाहे जब हम पूरे फीमेल्स की बात करें तो उसमें ये है कि विक्टिमाइजेशन, अब्यूज़, और देखिए हमारे देश में कानून है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो है। और प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी जो मानसिक समस्याएं हैं वो प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हैं और डिलीवरी के बाद भी होती हैं, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, क्योंकि चूंकि संबंधित फीमेल से ही रखती हैं, तो ये इसीलिए उनको ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा है कि हमें समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसके लिए देखें कि कैसे इनका ट्रीटमेंट और कैसे इनको और जागरूक करें। हम ये मानते हैं, क्योंकि मैं यंग बच्चे भी देखता हूँ अडल्ट के साथ साथ, तो उसमें महिला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपना स्वास्थ्य देखती है, वो बच्चे का भी देखती है, और बच्चे का भी और पूरे परिवार का भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम ये ना सोचें कि सिर्फ महिला का स्वास्थ्य, हम ये देखें। और ये देखा गया है कि अगर किसी भी मदर का, खासकर मेंटल इलनेस अगर उसको हो जाए, उसका अफेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा होता है और आने वाले वक्त पे भी होता है। तो ये इसलिए हमें जागरूक करना है सभी महिलाओं को, परिवार को, कि अगर समस्या है तो कैसे उनको सपोर्ट दें, कैसे उनको ट्रीटमेंट में लाएं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब। बिल्कुल। प्रमिला है एक हमारी दर्शक, आइए बात कर लेते हैं, और महिला दर्शक ही है हमारी अगली। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार प्रमिला जी, बताइए। हमको आज 4-5 महीने पहले हमको कैंसर हुआ था। प्रमिला जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, फिर से बात रखें अपनी। जी, हमारा टाइफाइड बुखार हुआ था 4-5 महीना पहले। तो काफी समय लग गया, 2-3 महीना धीरे धीरे ठीक हुआ, कमजोर हो गए थे। और तब से जो है कभी जैसे बेचैनी, चक्कर जैसे आता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। प्रमिला जी, आपको बुखार आया था? जी, हमी को। अच्छा, इनका ये कहना है कि कुछ समय पहले बुखार आया था इन्हें, उसका इलाज तो हो गया, लेकिन अब इन्हें बेचैनी सी महसूस होती है, याददाश्त भी कमजोर हो रही है। जी डॉक्टर साहब, देसाई जी। संभव है 2। एक तो बुखार की जो बीमारी हुई उसका असर हुआ हो ब्रेन पे, वो एक संभव है, मस्तिष्क पे। और दूसरा कम संभव है, लेकिन अगर कोई दवाई ऐसी दी गई जिसका असर हुआ हो, तो जिन डॉक्टर से इन्होंने इलाज करवाया बुखार की बीमारी का, उनसे पूछना पहला मुनासिब होगा कदम। जी, उन्हें एक बार जाके बताएंगे। और तीसरी संभावना ये जरूर माना जाए, कई बार ये होता है कि शारीरिक बीमारी सिर्फ वो तिनका बन जाता है, जो मानसिक बीमारी पनप रही थी मुझ में, वो निकल के बाहर आएगी। क्योंकि शारीरिक बीमारी में भी मेरा जो शरीर का सिस्टम है वो तो थोड़ा अटैक हो ही जाता है। तो जो मानसिक बीमारी दबी हुई थी वो शायद निकल के बाहर आ गई। तीसरी संभावना ये है। लेकिन पहले मैं चाहूंगा प्रमिला जी उन डॉक्टर से सलाह करें जिन्होंने इनकी शारीरिक बीमारी का, बुखार का इलाज किया हो। जी। अगर उसके बाद जरूरत हो तो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास पूछा जाए। जी डॉक्टर सागर, जैसे कि हम दवाओं की ही बात कर रहे हैं, तो जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई दवाओं के बारे में मैंने ब्रेक से पहले कहा कि लोग यही मान के चलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस जो नींद की बीमारी जिसे कहते हैं उसी से जुड़े हुए सॉल्ट्स होते हैं इसमें। तो ये क्या लोग सही सोचते हैं? इसके बारे में जो भ्रांतियां उसके बारे में नहीं, देखिए मानसिक बीमारी और मानसिक जो ट्रीटमेंट जो लेते हैं उसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सारे उसके मिथ्स हैं। तो कहते हैं एक बार खाई तो लगातार इसको खाना पड़ेगा, आदत बन बहुत सारे हैं। मतलब अगर क्योंकि समय के अभाव के कारण नहीं तो ये आप पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर सकते हो आप।
तो एक तो ये है कि जो कॉमन है कि ये दवाइयाँ गर्म होती हैं और ये दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और आदत पड़ जाएगी, ये सब है। देखिए ये भी मानना जरूरी है कि ये सारी जो दवाइयाँ जो होती हैं, एक तो हमने पहले भी चर्चा की क्योंकि केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए दी जाती है, तो कारण बड़ा स्पष्ट है इसका। दूसरा, इसका जो एविडेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में इस पे शोध है। और तभी कोई दवा जो है तभी आती है जब उसको दी जाता है, जब उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। हमें जानकारी ये भी है कि क्या इसके फायदे हैं, जानकारी ये भी है कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो ये तभी जब देखते हैं कि जब इसका फायदा होगा तभी ये दवाइयां दी जाती हैं। तो और ये ना सोचें कि इसका सिर्फ नींद का ही इसका इलाज होता है। अक्सर पूछते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है, उसके साथ जो केमिकल इम्बैलेंस उस करेक्ट कर उसकी जो बीमारी है उसको पूरा ट्रीट किया जाता है। एक कॉलर है उत्तर प्रदेश से, आइए बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। जी नमस्कार, गुड इवनिंग, बताइए क्या समस्या है? मैडम मैं अभिषेक बोल रहा हूँ मुझसे। जब मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, अब एग्जाम में जाता हूँ तो मैडम मेरे को याद नहीं, मैं भूल जाता हूँ। आप जो पढ़ाई करते हो भूल जाता है आपको? हाँ। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 22 वर्ष। 22 साल। एक और हमारे पहले ये वही भूलने की बीमारी क्या है इन्हें ये लगता है। राजेश सागर पहले भी कह रहे थे कि मुझे लगता है इनको लगता है कि बीमारी डिमेंशिया वगैरह जो कहते हैं सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती है कि मुझे याद नहीं रहा, शायद रजिस्टर किया गया लेकिन वो ठीक वक्त पे याद नहीं आ रहा। जी जी जी। तो अंग्रेजी में ज्यादा ना कहें, लेकिन रजिस्ट्रेशन और रिकॉल अलग चीज है। मुझे चीज रजिस्टर नहीं हुई दिमाग में या रजिस्टर हो गई लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाया। जी जी। तो अक्सर पाया गया है कि किशोरावस्था में, यंग एज में जो याददाश्त की तकलीफ है वो होती है, जैसे हमने पहले कहा, प्रतिस्पर्धा के कारण हम लोग इतना सारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सारा याद रखने की, है ना, तो उस कारण याद नहीं रहेगा। जी जी जी। बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर सागर अंत में कि जो कई हमारे जीवन में जो कई कटु अनुभव होते हैं, कई बार जैसे कहते हैं प्यार में धोखा हो जाना या फिर दाम्पत्य जीवन जो है उसमें समस्याएं आ जाना, तो इससे भी क्या हमें मानसिक समस्याएं हो सकती हैं जो झटके जीवन के होते, कड़वे अनुभव होते हैं? नहीं, ये जरूरी है समझना। देखिए जीवन है तो ये झटके आएंगे, स्ट्रेस जीवन का ही भाग है। और ये भी सोचें कि ये सब झटके जीवन को और मजबूत बनाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि आप इससे जब बाहर आते हैं और आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है और इसको पॉजिटिव साइड में लें और इसको सोचें कि मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ, कैसे इससे लड़ सकता हूँ, और हम सब में क्षमता है उससे बाहर आने की। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे मेहमान स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई। और दोस्तों, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सीधा संबंध हमारी क्रियाशीलता से है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से पूरी तरह क्रियाशील है वही पूर्ण रूप से स्वस्थ है। डॉक्टर साहब ने हमने बात की और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने जानकारी दी है हमारे दर्शकों को वो ज़रूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। एक बार फिर से मैं अपने दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो अगले शनिवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे उस पेट दर्द के बारे में जो अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर से होता है, और यदि इसमें लापरवाही की जाए तो किस हद तक ये खतरनाक हो सकता है। विषय होगा अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर के लक्षण, कारण और उपचार। हमें आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कर लें। डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप अगर चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता बहुत आसान है, नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। विषय के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहे। नमस्कार।